हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नीट 2024 का लेक्चर नंबर 3 Q10 सीरीज का हमारी, जो कि चलेगा कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। इसके पहले दो लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनको जाकर प्लेलिस्ट में और या चैनल विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो Q10 सीरीज का ये हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, इसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। बेहद आसान सवाल है ये। इस सवाल का जवाब क्लास 10th का बच्चा भी दे सकता है, जो किसी अच्छे मास्टर से पढ़ा होगा, क्योंकि उसने जरूर बताया होगा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के थ्रू इसका आंसर। बस यहाँ पे क्या है, अपने पास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज। जैसे ही सारे के सारे कैपेसिटर क्या दिखाई दे, सेम। बीच वाला कुछ भी हो, अगर ये चारों क्या है, सेम है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, वही होगा। चाहे रेजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, ये बात अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी हमारी सब, क्योंकि 2 माइक्रोफैरड है, तो आंसर क्या होगा, 2 माइक्रोफैरड। इसमें कुछ भी सोचना नहीं है ना, एकदम दो कौड़ी का सवाल था। अगला सवाल, the quantities which have the same dimensions as those of solid angles are। solid angle का जो डायमेंशन होता है, वो डायमेंशन किसका है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता ना। तो अब हमें एक एक करके देखना है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। क्या स्ट्रेस का कोई यूनिट होता है? हाँ होता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। आर्क, आर्क की क्या यूनिट होती है? कोई आर्क की कोई यूनिट होती है? हाँ, आर्क यूनिट होती है, कुछ मीटर या सेंटीमीटर हो सकती है। तो इसका मतलब अगर यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा। हाँ होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। फिर ये देखो कौन बैठा है, स्ट्रेस, माने ये भी नहीं है, तो जो बचा वही क्या है, आंसर। सबसे पहली बात तो यही। और हमने सुना है कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो दोनों का डायमेंशन, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम, माने यूनिट बची नहीं, तो डायमेंशन भी कुछ नहीं बचा। एंगल क्या होता है, एंगल होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क की यूनिट भी सेंटीमीटर, रेडियस की यूनिट भी सेंटीमीटर, कट गई। इसका मतलब कि इनकी कोई यूनिट नहीं होती, और सॉलिड एंगल भी हमारा कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा था मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील। मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा ऑफ वायर 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील एंड इट्स यंग्स मॉडुलस है, आगे वो रह गया, रिस्पेक्टिवली आर 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या देखना है, कि जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम, अगर क्या बोल रहा है, मैक्सिमम इलोंगेशन, तो इलास्टिक लिमिट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इलास्टिक लिमिट के बराबर। अब हमें तो पता है, क्या पता है हमें, हमें पता है कि जो यंग मॉडुलस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। माने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा, और क्या स्ट्रेन एल अपॉन एल होता है? हाँ, तो स्ट्रेस की जगह हम लोग वाई एल अपॉन एल रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो इसको रखा हमने वाई एल अपॉन एल, और इलास्टिक लिमिट को ऐसे लिख देते हैं, अभी ई से लिख दिया कुछ भी। तो मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, इलोंगेशन कौन होगा, एल, एल ही तो चेंज होता है लेंथ में, एल। तो ये क्या हो गया, ई इंटू कैपिटल एल अपॉन वाई। अब हमको देखो दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है कि, हमको दिया है ई की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁸8। एल कितना दिया है, 1 मीटर, अपॉन वाई कितना दिया है, वाई दिया है 2 इंटू 10⁻11। 2 ने 8 को 4 टाइम्स, 11 ऊपर गया, 4 इंटू 10⁻³ -3 मतलब 4 मिलीमीटर। तो 4 mm इज द
राइट आंसर। और क्या 4 mm हमारे पास है? हाँ है। पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा? 4 mm। ठीक, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है? देखो, दो सोलेनॉइड हमको दे गई हैं। बोल रहा है कि एक मैग्नेट है जो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है और हमें करंट का डायरेक्शन पहचानना है कि इस सोलेनॉइड में क्या होगा और इस सोलेनॉइड में क्या होगा। चलो, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो मैग्नेट है ये चल रहा है जब ऐसे, तो इसका मतलब इसका साउथ पोल इसके पास पहुंच रहा है। साउथ पोल पास में पहुंचेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा? यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। अगर यहाँ साउथ होगा तो यहाँ नॉर्थ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ देखो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये वापस नॉर्थ बना, ये क्या करेगा? साउथ बना के उसको वापस अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ कौन बनेगा? नॉर्थ बनेगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो रहा? ऐसे ऊपर तक आ रहा है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है तो करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब पता कर रहे हो तो तुम देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे चल रही है। तो इसका मतलब कि इसमें जो हमारी करंट होगी वो कैसे चलने वाली है? वो चलेगी हमारी इस तरीके से। कैसे? अगर हम लोग ए से बी को दिखा रहे हैं तो इसमें करंट चलने वाली है इस तरीके से, ऐसे चलेगी, आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। माने ए से बी की तरफ करंट ट्रेवल करेगी। कहाँ करेगी? ए से बी की तरफ। जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है तो क्या होगा? करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो करंट ऐसे चलेगी, देखो ऐसे अगर चलती हुई आएगी तो डी से सी की तरफ आएगी। कहाँ आएगी? डी से सी की तरफ। इसमें कहाँ आएगी? ए से बी की तरफ। तो पहले में ए से बी और दूसरे में डी से सी। ये क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलो अगले में आ जाओ। अगला सवाल एकदम सस्ता सवाल है, सस्ता एवं मजबूत सवाल, नंबर दिलाने वाला आसानी से। क्या कह रहा? द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, हमें पता है कि जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी का फॉर्मूला होता है GM/R²। तो हमने ये किसी दूसरे प्लेनेट के लिए मान लिया तो इसको हम शो कर देते हैं G डैश से। और ये मास किसी दूसरे प्लेनेट का है। अब बोल रहा है कि मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 ऑफ अर्थ। तो इसको हमने कर दिया 1/10 ऑफ अर्थ, जहां m क्या है? मास ऑफ अर्थ है। फिर r क्या है? डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ। डायमीटर आधा है तो रेडियस भी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। हो जाएगी तो यहां रख दो। r बाई क्या होगा? r/2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया GM/R²। साथ में ये नीचे 10 और 2 का स्क्वायर, ऊपर पलट गया 4। और GM/R² तो हमें पता है क्या होता है? स्मॉल g। और साथ में कौन आ गया? 0.4। चलो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है भाई? 9.8 इंटू 0.4। और जब इसको हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 3.92। 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बैठा है 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, आओ आगे चढ़ें। चलो भैया आगे, बहुत एकदम चमचमाता हुआ सुंदर सा सवाल। इसमें तुम्हें देखना है बस ये, ध्यान से देखो, यहाँ सब कुछ इसी से छुपा हुआ है। सारी की सारी ट्रांजिशंस कहाँ पहुंच रहे हैं? 2 पे। अब तुम्हें देखना ये है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के जो निकालने लगा वो बेवकूफ, उससे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमने देखा कि सारी स्टेट्स का फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। तो जो जितनी पास से आएगा, जो जितनी पास से आएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी?
यहाँ पे वेवलेंथ दी है, उसकी वेवलेंथ उतनी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। उतनी क्या होंगी, ज्यादा। जो जितना पास से उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा, जो जितना दूर से उसकी वेवलेंथ उतनी कम। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 3 4 5 6 लाइन से बैठे हैं। सबसे छोटा 3, तो सबसे बड़ा कौन है इनमें, 6 5 6, तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा कौन है, 6, सबसे बड़ा 6 है, तो सबसे छोटा कौन है, 4 1 0, तो ये आएगा इसके पास। अब ये आ गया कौन, 4, 3 से 4 बढ़ रहा है, तो इससे छोटा कौन है, ये है। फिर बचा कौन, ये, माने कि ए गया किसके पास, 3 के पास, डी गया 1 के पास। ए गया 3 के पास, डी गया 1 के पास, एकमात्र ये ऑप्शन दिख रहा है, देखो। ए 3 के पास, बी 4 के पास, सी 2 के पास, डी 1 के पास। क्या करना था, केवल देखना है कि फाइनल स्टेट सेम है, तो जो जितना पास से आएगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, जो जितना दूर से आएगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। लगाओ दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। कुछ सोचना समझना नहीं है, सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है। जिसने सोचा कि फॉर्मूला लगाएंगे इनाम पाएंगे, वो कभी इनाम नहीं पाएगा भाई। चलो आगे आओ। कह रहा है कि एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। बहुत सुंदर। तो क्या होगा, सबसे पहली बात, ब्रूस्टर एंगल पे क्या होता है, देखो। चलो, अगर कोई अनपोलराइज लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट को हम लोग कैसे शो करते हैं, इस तरीके से। और किस एंगल पे आई है, ब्रूस्टर एंगल पे, तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा बी। यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा और जो रिफ्रैक्शन होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये लाइट रे कैसी होगी, पोलराइज्ड होगी। ये वाली कैसी होगी, कुछ पार्शियली पोलराइज्ड होगी। एक पे हमने क्या किया, केवल ये वाला वेक्टर बनाया, एक पे ये वाला, और साथ में डॉट का मतलब कैसा होता है, एक वेक्टर ऐसा एक वेक्टर ऐसा ना, ये तो पता ही है। चलो, तो हमें क्या दिख रहा है कि ब्रूस्टर एंगल पे जो रिफ्लेक्शन हो गया वो कंप्लीटली पोलराइज है, जबकि जो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन, वो कैसी होती है, पार्शियली पोलराइज होती है। चलो आ जाओ ऑप्शंस चेक पे। सबसे पहला, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, गलत। द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, गलत। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, गलत। तो बचा कौन, वही बचा जो सही है। सही देखो लिखा है कि नहीं, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, देखो दिख रही है। बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, देखो दिख रही है पार्शियली पोलराइज्ड ना। यहाँ पे चलो इसको हम ऐसे रख के दिखा देते हैं कि ये तुम्हारे ये वाले डॉट हैं, यहाँ देखो केवल यही वाले डॉट हैं, यहाँ पे एक पे ये वाला भी है, एक पे ये वाला भी, ऐसे एक एक करके आगे बना के दिखाएंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 27th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4। आ जाओ आगे। आगे आए तो हमें दिखा कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्या कह रहा है कि लिस्ट 1 में मटेरियल दी है, लिस्ट 2 में ससेप्टिबिलिटी दी है, हमें मैच कराना है कि कौन सी सही है। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। अब देखो सोचने वाली बात यह है इसमें कि सबसे बड़ी किसके लिए है, 1 के लिए, तो वो फेरोमैग्नेटिक है, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। दूसरी बात, नौ, अच्छा, बी का 3, बी का 3 देखो इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, माने ये दो तो बिरादरी से बाहर हो गए। नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी माने काई की वैल्यू कितनी होती है, 0। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी यानी कि जो ये सिंबल बना है इसको क्या कहते हैं, काई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डी क्या है, फर्स्ट। डी देखो इसमें भी फर्स्ट है, डी इसमें भी फर्स्ट है ना। अब पूरी कहानी आके टिक गई किस पे, ए और सी पे। तो देखो, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके लिए काई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और कहां तक जाएगी, एप्सिलॉन तक। उसके अलावा डाई मैग्नेटिक के लिए -1 से लेके -1 से बड़ी या बराबर हो सकती है, लेकिन 0 से क्या होगी, छोटी होगी। तो डी का कौन होगा, 2, और सी का कौन होगा, 4। तो डी का कौन है, डी का नहीं सॉरी, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 4, देखो सी का 4 इसमें है, और डी का क्या हो गया 1। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक,
चलो आगे आ जाओ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, आगे आए हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई साहब टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों का मास क्या है, सेम है। आगे अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन, दोनों वन डायमेंशन में है, कोलिजन कैसा है, इन इलास्टिक है। द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 while बॉडी b इज एट रेस्ट, जो a है वो v1 से चल रहा है और जो b है वो रुका हुआ है। ये v1 से देखो आ रहा है, v1 से आया, इससे टकराया। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, दोनों जब टकराए तो टकराने का एक साथ चल रहे हैं और इनकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। इनकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। द रेशियो ऑफ v1 इज टू v2 इज, v1 और v2 का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है कि कोलिजन अगर हो रहा है तो कोलिजन के दौरान लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व अगर है तो पहले ऑब्जेक्ट का मास, ए का मास और बी का मास दोनों हमने मान लिया क्या है, सेम है, तो m ले लिया। ये क्या है, m v1 प्लस m इंटू 0 इक्वल्स टू, टकराने के बाद दोनों कैसे आए, ये रुका था, ये आया, टकराया, साथ में लेके चला गया। इसका मतलब कि अब दोनों का मास एक साथ है सिस्टम, और वो सिस्टम चल रहा है किससे, v2 से। तो देखो ये हो गया m v1 इक्वल टू m और m 2m v2, m ने m को लपेट दिया, v2 आ गया नीचे, v1 अपॉन v2 इक्वल टू 2 और अपॉन में कर दिया 1, तो हमारा आंसर हो गया 2:1। तो ढूंढो भैया 2:1, 2:1, 2:1, ये बैठा 2:1। ये क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे साफ साफ दिखे। कुछ कट तो नहीं रहा, कट रहा। चलो अपने पास एक कंपाउंड है जिसको क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जिसको अपना एक्स से शो कर दिया। एक्स कितना है, 290 अपॉन, यहाँ पे 290 है मास, एटॉमिक नंबर क्या है 82। सबसे पहले इससे निकल गया अल्फा, तो बन गया वाई। अब एक बात बताओ, अल्फा क्या होता है, 2He4, 2He4 है तो इसका मतलब 2 इसको कम कर दो 80, 4 इसको कम कर दो 286, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या निकला, इलेक्ट्रॉन प्लस माने ई प्लस निकल गया। जब भी ई प्लस निकलेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में होगा ये कि ये एक और कम हो जाएगा 79, जबकि कौन बन रहा है, Z, जबकि मास क्या रहेगा, सेम। अब Z से कौन निकल रहा, बीटा माइनस, तो इससे निकाल दो बीटा माइनस, बीटा माइनस, बीटा माइनस निकलेगा तो एटॉमिक नंबर एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि मास क्या रहेगा, सेम, तो 286 रहेगा। और ये कौन है, P है। अब इस P से कौन निकल गया, इलेक्ट्रॉन माइनस, माने इलेक्ट्रॉन निकल गया, E माइनस निकल गया, तो अभी भी एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम, और ये बन गया Q। नहीं, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा 81 और ये क्या हो जाएगा 286। तो ये बना हमारा कंपाउंड 286 और 81 हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो 286 और 81 ये बैठा है हमारा 286 और 81, माना एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 286 और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 81। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास में 4 की और नंबर में, एटॉमिक नंबर में 2 की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन प्लस माने कि पॉजिट्रॉन ना निकल गया, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो एक कम हो जाएगा। बीटा माइनस का डी हुआ तो इनसे मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा हमारा एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया या बीटा पार्टिकल निकल गया माइनस का, दोनों क्या बात है, सेम। तो क्या हो गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक और बढ़ गया, मास क्या है, सेम। ठीक, माने चाहे ई प्लस निकले, चाहे बीटा माइनस निकले, चाहे बीटा प्लस निकले, चाहे इलेक्ट्रॉन माइनस निकले, मास पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के कितने क्वेश्चन, 10, 21 से लेके 30 तक। अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ये था
Q10 सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर 2 ऑलरेडी दिख रहे होंगे सबको, और सबने उम्मीद करते हैं कि देख लिया होगा। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है, और पर डे कुछ टाइम के लिए क्या करोगे, सब लोग एक जगह जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको लिखोगे, उनको जरूर देखना है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हर बार सेम टू सेम टाइप के ही आएंगे, उनको क्या करोगे, थोड़ा सा कहीं शॉर्ट समराइज करके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखोगे। जैसे नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में बनाते हो, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन को भी समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।